Hello guys, myself Ankur sir. Right now we are studying chemistry chapter और guys मेटलर्जी की इस वीडियो में जो कि NCERT बेस्ड एक्सप्लेनेशन है उसमें आज हम एक्सट्रैक्शन का लास्ट प्रोसेस देखेंगे दैट इज रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्रीवियस जितने भी प्रोसेस होते हैं उन प्रोसेस से मेटल हमें मोर प्योर फॉर्म में तो मिल जाती है बट प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलती। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज रिफाइनिंग। अगर बोर्ड लेवल की बात करूं तो हमारे पास 6 मेथड है रिफाइनिंग के: डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफिक मेथड। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला है डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इसमें ऐसे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं जिनके लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ऐसे मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, जैसे जिंक और मर्क्यूरी। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये मेटल्स को आप इम्प्योरिटी के साथ तो है, इन मेटल्स को आप थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट आएगा जिंक या मर्क्यूरी का। तो ये वेपर फॉर्म में हमें अलग मिल जाएगी और नीचे रह जाएंगे सारे इम्प्योर मेटल्स और इम्प्योर सब्सटेंस। तो द इम्प्योर मेटल इज इवेपोरेटेड टू ऑब्टेन द प्योर मेटल एज डिस्टिलेशन। तो पहला सिंपल मेथड है डिस्टिलेशन का। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि जिंक और मर्क्यूरी का डिस्टिलेशन किया जाता है। सेकंड, लिक्वेशन। लिक्वेशन उनका जिन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जैसे टिन। तो जैसे हमने टिन के साथ में और भी इम्प्योरिटीज हैं, इसको हीट करना चालू करा तो सबसे पहले पिघल कर मेल्ट होकर टिन हमें मिल जाएगा और टिन हमें मिल गया तो इम्प्योरिटीज तो सॉलिड फॉर्म में रह गई और टिन हमें मेल्ट फॉर्म में मिल जाएगा। और स्लोपी सरफेस होती है तो स्लोपी सरफेस से वो बह के अलग हो जाता है। इन दिस वे इट इज सेपरेट फ्रॉम हायर मेल्टिंग इम्प्योरिटीज। सिंपल मेथड रिफाइनिंग का दूसरा दैट इज लिक्वेशन। तीसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में ऐसे मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं जिसका सिंपली रिडक्शन किया जाता है, जैसे कॉपर। यहाँ पर इम्प्योरिटी मेटल को एनोड पर रखा जाता है। इम्प्योरिटी मेटल को एनोड पर रखा जाता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि इम्प्योर एनोड लिया जाता है कॉपर का। अब एनोड तो पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है, तो दूसरी तरफ प्योर कॉपर का कैथोड हल्का सा बना दिया जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस चालू होता है उसमें इम्प्योर कॉपर पहले सॉल्यूशन में आती है। लेट से यहाँ पे थोड़ा सा हम इमेजिन कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, यहाँ पे ये इम्प्योर एनोड है कॉपर का ही और यहाँ पे प्योर एनोड है, कैथोड है कॉपर का। तो यहाँ से इस सॉल्यूशन में सबसे पहले एनोड से कॉपर पिघलकर नीचे आएगी, एनोड से कॉपर पिघलकर नीचे आएगी। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है तो कैथोड पर प्योर कॉपर ऑब्टेन हो जाएगी और एट द लास्ट पॉइंट हमें प्योर कॉपर कैथोड से मिल जाएगी। क्योंकि कैथोड होता है नेगेटिव, कॉपर यहाँ पे अट्रैक्ट होता जाएगा और इस रीजन से हमें इम्प्योर एनोड से प्योर कॉपर मिल जाएगा कैथोड पर, और जो नीचे हमें मड मिलेगा एनोड से, क्योंकि वो मड निकला है इसलिए उसे बोलेंगे एनोडिक मड। ओके गाइस, सो यहां पर दे आर पुट in a suitable electrolytic bath containing soluble salt of same metal। यहाँ पे कॉपर और कॉपर के सेम मेटल्स का
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, सॉल्ट लिया, द मोर बेसिक मेटल रिमेन्स इन द सॉल्यूशन एंड द लेस बेसिक वंस गो टू द एनोड मड। तो मैं बात कर रहा था ये एनोडिक मड की कि ये वहीं रह जाता है। दिस प्रोसेस ऑल्सो एक्सप्लेन यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ओवर पोटेंशियल एंड गिव्स एनर्जी विच यू हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शंस, जो कि डेल्टा जी हम बोलते हैं। तो एनोड पर क्या होगा, मेटल से मेटल आयन मिलेगा और कैथोड पर मेटल आयन से मेटल मिलेगा और ये मेटल प्योर होगा जो कि कैथोड पर होगा। गाइज इसका ही एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रोलाइसिस का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी आता है विच इज़ 3rd यूनिट, और ये आप मेरी NCERT लेवल पे एज वेल एज JEE नीट लेवल की दूसरी वीडियोस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट में देख सकते हैं। कॉपर इज रिफाइंड यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। एनोड आर ऑफ impure copper and pure copper strips are taken as cathode. The electrolyte is acidified solution of copper sulfate and the net result of electrolysis transfer of copper in pure form of anode. तो कहीं ना कहीं वही है कि कैथोड हमें प्योर फॉर्म में मेटल दे देगा। अब ये जो एनोड पर हमने कॉपर यूज करा था, ये यूज करा था ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर एक ब्लिस्टर मतलब सरफेस इसकी खुरदुरी होती है और इम्प्यूरिटीज़ वाला कॉपर होता है, और कैथोड पे हमें मिल जाएगा प्योर कॉपर। इम्प्यूरिटीज़ फ्रॉम द ब्लिस्टर कॉपर डिपोजिट एज एनोड मड विच कंटेन्स। अब इस इम्प्यूरिटी में क्या क्या होता है तो ये आपको याद रखना है, एक्सप्लेन जब करेंगे तो मेंशन भी करना है। एंटीमनी, सेलेनियम, टेलोरियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। सो प्लेटिनम तक ये सब एज अ मड कहलाएंगे। इसी तरह ये तो हमने कॉपर का एक्सट्रैक्शन करा, जिंक का भी हम सेम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से रिफाइनिंग कर सकते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग उनकी करते हैं जिनकी इम्प्यूरिटीज मेल्ट हो जाती। अब ये कैसे करते हैं, यहां पहले डायग्राम में देखें। ये एक नोबल गैस एटमॉस्फेयर है। लेट से एक ट्यूब मान लीजिए आप। ट्यूब के ऊपर की सरफेस पर रोलर लगे हुए हैं, ट्यूब की नीचे सरफेस पर रोलर लगे हुए हैं। ओके, अब ये रोलर क्या है, ये रोलर घूमते हैं इंडक्शन कॉइल हीटर से। मतलब जैसे जैसे घूमेंगे तो यहाँ सरफेस से होते हुए यहाँ हीट जनरेट होती जाएगी। हीट जनरेट होगी, गर्म होगा, गर्म होगा, गर्म होगा और पिघलेगा। अब क्या पिघलेगा, बीच में इम्प्योर मेटल रॉड है। ये ऐसे इम्प्योर मेटल रॉड है जिसमें मेटल तो मेल्ट नहीं होगी पर इम्प्यूरिटीज मेल्ट हो जाएगी। और बीच में है नोबल गैस एटमॉस्फेयर, इसलिए क्योंकि इतना हीट करेंगे तो गैस इस मेटल से रिएक्शन ना कर ले, इसलिए ऐसी गैस रखी है जो कि इनर्ट होती है या नोबल गैस। तो जैसे ही हम इसको लेट से एक डायरेक्शन में इधर घुमाया, दोनों को एक साथ, फिर ऊपर उठाया, फिर वापस इधर लाए, फिर घुमाया, एक ही डायरेक्शन में मल्टीपल टाइम्स इसको रोलर को घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। सो पर्टिकुलर टाइम बाद हीट जनरेट होगी। अब यहाँ देखिए जो मेटल रोड है, यहाँ जैसे हीट जनरेट होगी तो इम्प्योरिटीज जो है, इम्प्योरिटीज पिघल पिघल के इधर आने लगेगी। तो एक सर्टेन टाइम के बाद इतना पार्ट तो हमें इम्प्योरिटीज का मिल जाएगा और लेफ्ट साइड में हमें केवल मेटल मिल जाएगी। ओके, तो बीच में एक मोल्टन जोन रहेगा, बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। तो बाद में लेट्स से नाइफ की हेल्प से इसको हम काट के मेटल अलग कर देंगे और इम्प्योरिटीज अलग कर देंगे। तो इसे बोलते हैं हम जोन रिफाइनिंग। इंडक्शन कॉइल हीटर से हम अलग अलग जोन बना लेते हैं, एक तो मेल्टेड इम्प्योरिटीज का और दूसरी तरफ प्योर मेटल का। अ सर्कुलर मोबाइल हीटर इज फिक्स्ड एट वन एंड of a rod of a pure metal.
ओके, सर्कुलर मतलब लगातार घूमता रहता है। पर ऐसा नहीं कि इधर जा रहा है तो फिर इधर भी आ रहा है, इधर जब लाएंगे उसको राइट टू लेफ्ट तो थोड़ा ऊपर से लाएंगे। ओके, द मेटल जोन मूव्स अलोंग विद द हीटर विच इज मूव फॉरवर्ड ओनली, बैकवर्ड नहीं जाएगा, बैकवर्ड तो थोड़ा ऊपर से उठा के लाएंगे। एज द हीटर मूव्स फॉरवर्ड द प्योर मेटल क्रिस्टलाइजेज आउट of the melt and the impurities pass into the adjacent molten zone. Impurities बह के molten zone में चली जाएगी. This process is repeated several times and the heater is moved in the same direction. At one end impurities get concentrated, दूसरी तरफ हमें metal मिल जाएगी. This end is cut off. This method is very useful for producing semiconductors. तो गाइज ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर्स के एक्सट्रैक्शन में हम जोन रिफाइनिंग यूज़ करते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन और बोरोन, गैलियम, इंडियम। ओके गाइज, सो ये हुआ जोन रिफाइनिंग मेथड। नेक्स्ट है वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी है। वेपर फेज रिफाइनिंग दो स्टेप में होता है। पहले तो आप मेटल को लेट से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि वॉलेटाइल हो। फिर इस कॉम्प्लेक्स को आप बहुत ज़्यादा हीट करिए। तो आप हीट करेंगे तो क्योंकि वॉलेटाइल है तो इम्प्योरिटीज तो वॉश आउट हो जाएगी और अल्टीमेटली हमें मिलेगी मेटल बहुत ही प्योर फॉर्म में। देखेंगे कैसे। वेपर फेज रिफाइनिंग। इन दिस मेथड द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वॉलेटाइल कंपाउंड एंड कलेक्टेड एल्सवेयर। इट इज देन decomposed to given pure metal. So the two requirements are, दो रिक्वायरमेंट क्या है कि मेटल शुड फॉर्म वॉलेटाइल कंपाउंड। पहला, मेटल जो है वॉलेटाइल कंपाउंड बनाना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, वॉलेटाइल कंपाउंड शुड बी इजीली डिकम्पोजिबल। अभी जो वॉलेटाइल कंपाउंड बना है वो इजीली डिकम्पोज होना चाहिए। सो उससे इस मेटल की रिकवरी इजी रहेगी। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस चालू होने वाला है डिस्कशन। पहला है मॉन्ट प्रोसेस, जो कि निकल के रिफाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये इम्प्योर निकल लिया, इसको 330 to 350 केल्विन टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो तो एक वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स बन गया, दैट इज निकल टेट्रा कार्बोनिल। अब क्या होगा, इसमें निकल भी है, इम्प्योरिटीज भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इम्प्योरिटीज थोड़ी सी आउट हो चुकी है। द कार्बोनिल इज सब्जेक्टेड टू हायर टेम्परेचर। अब इसको और ज़्यादा हीटअप करा तो 450 to 470 केल्विन पे इस वॉलेटाइल कंपाउंड को हीट करा तो मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज तो पहले अलग हो गई, क्योंकि निकल जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर चुका है। और जब इसको भी हीट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड फिर अलग हो जाएगा और ये हमें प्योर निकल मिल जाएगा। ये तो हुई बात जब मॉन्ट प्रोसेस किसके एक्सट्रैक्शन में काम आता है, निकल के एक्सट्रैक्शन में काम आता है। और दूसरा है वैन आर्केल मेथड, जो कि जिरकोनियम या टाइटेनियम के एक्सट्रैक्शन में काम आता है। सेम प्रोसेस है, पर आपको एग्जाम्पल याद रखना है। अगर मॉन्ट प्रोसेस का बोल रहे हैं तो निकल, और वैन आर्केल मेथड का बोल रहे हैं तो जिरकोनियम और टाइटेनियम, और दोनों के दोनों हैं वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर ही। तो देखिए वैन आर्केल में क्या होता है, सिंपली प्रीवियस ही प्रोसेस है कि जिरकोनियम को लिया, आयोडीन के साथ रिएक्शन करी तो एक वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स बना। ये वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स को फर्दर और ज़्यादा हीट करा तो आयोडीन अलग हो गई और जिरकोनियम हमें मोर प्योर फॉर्म में मिल गया। ये इम्प्योर था और ये प्योर। तो इस टाइप से हम वेपर फेज रिफाइनिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट्स देनी है,
उसके बाद मॉन्ड प्रोसेस समझाना है निकल के एग्जाम्पल लेते हुए। हाँ, केमिकल रिएक्शन मेंशन करना कंपलसरी होता है। उसके बाद में वैन आर्केल मेथड आइदर जिरकोनियम से समझा दीजिए या टाइटेनियम से समझा दीजिए। ओके, नाउ लास्ट एंड सिक्स्थ रिफाइनिंग प्रोसेस इज क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि एक मिक्सचर में डिफरेंट कंपोनेंट तो होते ही हैं, अगर उनका रिफाइन करें तो अलग अलग कंपाउंड्स कंपोनेंट अलग अलग एड्जॉर्बेट की तरह वर्क करेंगे और अलग अलग एड्जॉर्बेट अलग अलग एड्जॉर्बेंट से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अलग अलग एड्जॉर्बेंट के पेयर बन जाएंगे, अल्टीमेटली कंपोनेंट्स भी अलग अलग हो जाएंगे। The mixture is put in a liquid or gaseous medium which is moved through the adsorbent. अब देखिए, क्रोमेटोग्राफी तो अलग अलग टाइप की भी होती है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ग्लास क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें हम देखेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी। हमारे जो बुक में एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी से दे रखा है। डिफरेंट कंपोनेंट्स आर एड्सॉर्ब एट डिफरेंट लेवल ऑन द कॉलम, अलग अलग कॉलम बन जाएंगे। लेटर द एड्सॉर्बेंट कंपोनेंट्स आर रिमूव्ड। अब जैसे यहाँ पे एक ट्यूब ली, ये एक ट्यूब ली और यहाँ से मिक्सचर डाला, डिटेक्टर से होते हुए एड्सॉर्प्शन के बेस थीम पर ये क्रोमेटोग्राफी वर्क करता है। तो यहाँ पे एक अलग कॉलम एक मेटल का बन जाएगा, दूसरा अलग कॉलम दूसरी मेटल का बन जाएगा, तीसरा अलग कॉलम तीसरी मेटल का बन जाएगा और अलग अलग कॉलम बन जाएंगे तो इसको सेपरेट कर देंगे, सेपरेट और सारी मेटल्स अलग अलग होगी। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट of the moving medium, the adsorbent material, and also on process of passage of the moving medium, the chromatographic method is given the name. In one such method, the column of Al2O3 is prepared in a glass tube and the moving medium contains the solution of components is in liquid form. This is an example of column chromatography. It is useful for the purification of elements which is available in minute quantities and the impurities are not very different in chemical properties. अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी एक्सेट्रा। ये इंडस्ट्रियल मेथड था और लेबोरेटरी मेथड में भी अलग अलग लेट्स से कलर्ड बैंड बन गए तो हमें पता लग गया कि अलग अलग कंपोनेंट भी अलग अलग पोजीशन पे मिल जाएंगे स्टेशनरी फेज में। ओके गाइस, तो ये थे रिफाइनिंग मेथड और इस टाइप से रिफाइनिंग मेथड के बाद हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल मिल जाता है। तो ये पढ़े हमने सारे एक्सट्रैक्शन के प्रोसेसेस और लास्ट छोटा सा टॉपिक है यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन। क्योंकि हमने इस चैप्टर में एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन का एक्सट्रैक्ट भी करा है तो लेट्स सी कि यूजेस क्या है। कि एल्यूमिनियम तो चॉकलेट्स पेपर के फॉइल में काम आते हैं। द फाइन डस्ट ऑफ मेटल इज यूज इन पेंट्स। एल्यूमिनियम बीइंग हाईली रिएक्टिव सो इज ऑल्सो यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज ऑफ देयर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के वायर बनते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के काम आते हैं। एल्यूमिनियम के एलॉयज बनते हैं जो कि लाइट होते हैं और बहुत यूजफुल। कॉपर की बात करें तो कॉपर वायर्स बनाने में काम आते हैं, वाटर स्टीम पाइप बनाने में काम आते हैं, ये एलॉयज बनाने के काम आते हैं। जैसे ब्रास बनाया तो जिंक के साथ काम आता है, ब्रोंज बनाया टीन के साथ काम आता है। अब ब्रास में 60% जिंक और 40% कॉपर होता है, लाइक दिस। ब्रास में 60% कॉपर और 40% जिंक होता है। ओके, नाउ जिंक का यूज गैल्वेनाइजेशन आयरन में यूज होता है, बैटरीज में यूज होता है, एलॉयज में एलॉयज में यूज होता है। यह ब्रास आया 60% कॉपर और 40% जिंक।
जर्मन सिल्वर में एलॉयज में काम आता है, जिंक 25 to 30%, ओके। एज ए रिड्यूसिंग एजेंट में भी काम आता है, डाइज वगैरह बनाने में, पेंट्स में भी जिंक काम आता है। और लास्ट है आयरन। आयरन के अलग अलग फॉर्म होते हैं, कास्ट आयरन, पिग आयरन, रॉट आयरन। तो कास्ट जो आयरन होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म होता है, जिसमें कास्टिंग स्टोव्स, रेलवे स्लीपर्स, गटर पाइप्स, टॉयज सब बनते हैं। रॉट आयरन स्टील्स में भी काम आता है, और रॉट आयरन यूज होता है एंकर्स, वायर्स, बोल्ट्स, चेन्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बनाने में, स्टील बनाने में काम आता है। स्टील वी ऑलरेडी नो बहुत ज़्यादा यूजफुल है आज के टाइम में। निकल स्टील इज़ यूज फॉर मेकिंग केबल्स, ऑटोमोबाइल्स, इवन एरोप्लेन्स पार्ट्स बनाने में, पेंडुलम बनाने में, मेजरिंग टेप्स बनाने में। क्रोम स्टील इज़ फॉर कटिंग टूल्स, क्रशिंग मशीन। स्टेनलेस स्टील ऑफ साइकिल्स, ऑटोमोबाइल्स, यूटेंसिल्स और पेन्स एक्सेट्रा। सो ऐसे लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल है, मोस्ट ऑफ द आप वैसे ही जानते होंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आ भी जाता है तो आप अपने माइंड में जितने भी एग्जाम्पल आए उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट व्हाट आर द यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन और अदर मेटल्स। तो गाइस इसी के साथ में हम स्टेप बाय स्टेप चलते हुए सारे मेटल के एक्सट्रैक्शन के और जनरलाइज एक्सट्रैक्शन के सारे प्रोसेस देखें। तो गाइस इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगेन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी आपकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स है या वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट पे लिखना ना भूलिए, जो कि हमारे आगे हेल्प आउट करता है कि वीडियोस में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जाए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।